हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, जो कि कौन सा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जो सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसमें इंक्लूड होंगे? प्लांट किंगडम में। ठीक है, इससे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसके अंदर हमने कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर साहब ने दिए थे 1969 में, उनके हमने 3 किंगडम देखे थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो अब जो 4th किंगडम है प्लांट किंगडम वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एंड जो 5 किंगडम है 5th वाला जो कि क्या है, एनिमल किंगडम, वो हम किस में देखेंगे? चैप्टर 4 में। तो प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स। ठीक है, उन सभी को किस में प्लेस किया गया है? प्लांट किंगडम के अंदर। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो जैसा कि मैंने आपको बताया थी, लास्ट जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 5 किंगडम में डिवाइड किया है। किन्होंने? विटेकर ने। ठीक है, 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन कौन से दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जो कि हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें कंप्लीट कर लिए हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? किंगडम प्लांटे, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। तो जो प्लांट्स है ना, उनको क्या किया गया है? उनके जैसे सिमिलरिटीज के बेसिस पे उनको डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के आधार पे भी उनको डिफरेंशिएट किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं? जो प्लांट किंगडम है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी समझ बढ़ रही है तो हम लोग क्या है, प्लांट किंगडम में कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं, तो हम उनको उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर वो कैरेक्टर्स जो कि प्लांट से नहीं मिल रहे, हम उनको दूसरे किंगडम में रख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनके कुछ जो मेंबर्स हैं इनमें क्या होती हैं? सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो पहले ये जो थे ना, ये प्लांट किंगडम के अंदर हमने डिफरेंशिएट यानी कि कैटेगराइज कर दिए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई है इनको किंगडम प्लांटे से हमने एक्सक्लूड कर दिया, मीन्स कि हटा दिया, और इनको एक न्यू किंगडम बना दिया अपने आप में। ठीक है, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गाई एनी मोर। तो जैसा कि हमने जो लास्ट चैप्टर में देखा था कि साइनोबैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा का मेंबर है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये किंगडम मोनेरा का मेंबर है, लेकिन इससे पहले इसको किस में इंक्लूड किया गया था? किंगडम प्लांटे में, क्योंकि इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हमें लगता था कि किसका मेंबर है? एल्गी का। तो एल्गी किस में इंक्लूड है? प्लांट किंगडम में। तो इसीलिए जब इनका पता चला कि ये एल्गी में नहीं आते हैं, तो फिर इनको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया। In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm under Plantae. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? जो प्लांट किंगडम में उनको क्लासिफाई किया गया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influenced the classification system. तो अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है
इसको हमें समझने के लिए हमने क्लासीफाई किया था एंजियोस्पर्म्स को, ठीक है, ताकि हम ये क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ पाएं कि पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कैसा था और अब जो चल रहा है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा है। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, सभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो सभी इंक्लूड होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को किस में डाला गया था, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो इनको क्लासीफाई करने का क्या सिस्टम था वो अब पढ़ेंगे। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, यानी कि जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि जो आउटर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उसको देख के हम इनको डिवाइड करते थे डिफरेंट कैटेगरीज में कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखता है, उसकी हैबिट्स क्या क्या हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सी जगह पे रहता है, प्लेस ऑफ हैबिटेट क्या है, ये सब हम लोग देखते थे। उसका कलर देखते थे कि कलर कैसा है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स मैच करते थे। और जो लीव्स हैं उनका शेप एंड नंबर्स देखते थे कि कितने जो नंबर्स हैं या फिर लीव्स की शेप क्या है, इन सब से हम क्या कर रहे थे, उनको कैटेगराइज कर रहे थे, ठीक है, जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उनको देखकर। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम्स गिवन बाय लीनियस। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिजम्स थे, मेंबर्स थे, उनको कैटेगराइज किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर कौन सा था, इसमें दिया था इन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम क्या है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, उनके बेसिस पे क्या कर रहे थे, हम इनको कैटेगराइज कर रहे थे, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, इन सबको देख के इनको डिवाइड कर रहे थे। और सेक्सुअल कैरेक्टर में हम देख रहे थे सिर्फ जो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है उसको, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें ये दोनों जो कैरेक्टर लिए गए थे, यानी कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया गया था, इनको जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। एंड जो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफिकेशन हो रहा था, यानी कि जो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है, इसको किन्होंने दिया था, लीनियस ने, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग लीनियस ने क्या किया था, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया, एंड जो थियोफ्रेस्टस हैं उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या देखा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें ये किसके ऊपर बेस्ड है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या है, ये जो सिस्टम था इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि अब वो हम आगे देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। Such systems are artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. तो सबसे पहला क्या रीजन था इसको एक्सेप्ट ना करने का, कि ये इसमें क्या हो रहा था, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी ना उनको भी सेपरेट किया जा रहा था डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। एंड also the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characters. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. एंड सेकेंड रीजन क्या था इस जो सिस्टम है इसको एक्सेप्ट ना करने का, कि इसमें क्या दिया जा रहा था, इक्वल वेटेज दिया जा रहा था दोनों ही कैरेक्टर्स को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है। जैसा कि आप देखते हो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि रूट हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये क्या होती हैं, इजीली अफेक्ट हो जाती है एनवायरनमेंट से। जैसे कि आपके पास कोई पौधा है, ठीक है, अब पौधे में आप क्या करोगे, जब नॉर्मल अच्छे से पानी डालते रहोगे तो उसकी आपने देखी होंगी लीव्स बहुत अच्छे से शेप में बनी रहती हैं, ठीक है, टाइट अच्छी रहती हैं। लेकिन अगर आप पानी नहीं डालते हो और उसमें पानी की कमी आ जाती है सॉइल के अंदर, तो जो लीव्स है ना वो थोड़ी मुरझा जाती हैं। तो अगर वो लीव्स आउटर एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रही हैं तो फिर वो कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकती हैं,
ठीक है। तो ये सबसे पहला ये सेकंड रीजन था कि इनमें क्या किया गया था, सेक्सुअल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया था, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आपने 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेस पे इनको डिवाइड किया था, एंड जो लीनियस थे उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर से जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि इसमें क्या थी, लिमिटेशंस थी। सेकंड क्या है, एज अगेंस्ट दिस, इसके बाद जो आया वो कौन सा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो कौन सा था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डैल्टन हुकर, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसमें क्या किया गया था, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया था किसके आधार पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड इंटरनल फीचर्स दोनों पे, ठीक है, इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया था, जो एक्सटर्नल फीचर्स थे वो भी प्लस इंटरनल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स जो कि हमने अभी लास्ट में देखे हैं, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर, जैसे कि हैबिटेट हो गया है, कलर हो गया है, शेप हो गया, ठीक है, और भी जैसे सारे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन साथ साथ में इनमें जो इंटरनल फीचर्स था उनको भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और इंटरनल फीचर्स में क्या क्या है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, या फिर फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब क्या होते हैं, इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे ऑर्गेनिजम्स को या फिर प्लांट्स को डिवाइड किया गया। तो अब क्या हुआ, इस सिस्टम के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, कौन सा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। तो अब जो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिजम्स के बीच जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, कि जो उनका एक कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे कि कुछ इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के बाद जो 2 ऑर्गेनिजम्स थे वो बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे ये क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर, ये कॉमन एंसेस्टर था, यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के बाद क्या हो गया, 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। तो अब इवोल्यूशन के बाद ये जब 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए तो इनके बीच क्या हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। दोनों ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, इनमें क्या है, कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, कि इनका जो एंसेस्टर है वो कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, इसीलिए ये आपस में दोनों मिल रहे हैं। This assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। तो इससे ये assume कर लिया जाता था कि ये जो organisms हैं इनका जो common ancestor है ना वो एक ही टैक्सा से belong करता होगा। तो टैक्सा जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, टैक्सा क्या होता है, ग्रुप या फिर कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे जीनस है वो क्या है, एक कैटेगरी है या फिर वो एक टैक्सा है, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, बहुत सी स्पीसीज आ रही हैं। तो अब जो ये कई सारी स्पीसीज आती हैं ना, इनका एक कॉमन एंसेस्टर यानी कि एक जीनस होता है। तो उसी जीनस से बहुत सी स्पीसीज मिलके बनी हैं, तो इनका कॉमन एंसेस्टर क्या हो गया, वो जीनस, ठीक है। तो ऐसे ही ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो स्पीसीज हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। We now use information from many other sources to have resolved difficulties in classification।
तो इसीलिए हम इनका पता लगाने के लिए आज जो बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, सोर्सेज से मिलती है, कि ये जो सोर्सेज हैं ये हमें हेल्प करते हैं ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं क्लासिफिकेशन की उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज हैं जैसे कि हम इनमें क्या यूज़ करते हैं, अगर जो फॉसल फ्यूल्स हैं जैसे कि फॉसल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म मर गया, एनिमल्स के केस में देखते हैं तो कोई जो बहुत पुराना जो पूर्वज हैं वो खत्म हो गए तो उनकी कुछ हड्डी वगैरह मिल जाती है जिनको हम लोग फॉसल बोलते हैं। ठीक है, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो कॉमन एंसेस्टर है वो किसका है, इनके जो स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म जो इसके अंडर आ रहे हैं वो कौन से, तो इनसे हम लोग ये पता कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फॉसल एविडेंस प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखेंगे ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, उनकी जो एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो कैसा था, उसका शेप साइज क्या है, वो कौन से जो एंसेस्टर हैं उनसे मिल रहा है। ठीक है, और इनमें हम देखते हैं जेनेटिक मैपिंग को, जेनेटिक मैचिंग सॉरी, जिसमें क्या करते हैं हम डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल को मैच करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो तब हो जाता है जब हम लोग फॉसल जो प्रेजेंट नहीं होते उस केस में। और जो प्लांट हैं उसमें होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम प्लांट्स के केस में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये हम किस में करते हैं, कंप्यूटर्स में। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग ये पता लगाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मैच करवाते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर पे हम लोग को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करनी है तो उसके लिए हमें कैरेक्टर्स मैच करवाने होते हैं दो प्लांट्स के। अब एक हमने ये वाला प्लांट लिया है और दूसरा हमने ये वाला प्लांट लिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लेंगे एग्जाम्पल रूट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे ही हम लोग लीव्स के कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड स्टेम्स के कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं रूट, तो रूट को हमने कोड दे दिया आर। अब हम जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो कोड है रूट्स का उसको हम लोग लिखेंगे जैसे R1, R2, R3, ऐसे ही सभी कैरेक्टर्स का क्या दे देंगे, हमें कोड दे देंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इन दोनों प्लांट्स में। सबसे पहले हमने जो R1 कैरेक्टर है वो इसमें प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें नहीं है। हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं R2 जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है लेकिन इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही तीसरा कैरेक्टर हमने R3 लिया जो कि दोनों में प्रेजेंट है। ऐसे ही हम लोग लीव्स में ले लेते हैं L1, ये भी कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे स्टेम का लेते हैं S2, ये कैरेक्टर इस प्लांट में भी प्रेजेंट है और इस प्लांट में भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर होता है इसको फिर मैच करता है इन दोनों कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो इसको कैरेक्टर्स को मैच किया जाता है परसेंटेज में, कि इतना परसेंट ये जो दोनों प्लांट हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 80% मैच हो रहे हैं, 90% मैच हो रहे हैं या फिर 40% मैच हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग इनका पता लगा सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। And in this way each character is given equal importance and the same time hundreds of characters can be considered। तो हम एक ही टाइम पे बहुत से जो hundreds of characters हैं उनको देख सकते हैं मतलब कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that use the chemical constituent of plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके अंदर यूज किया जाता है साइटोटैक्सोनॉमी को भी। साइटोटैक्सोनॉमी जैसे कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, उनमें जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है साइटोप्लाज्म में, स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है कि सेल डिवीजन में जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो
कैसे बिहेव करता है, ये सब किसके अंदर आ रहा है, साइटोटैक्सोनॉमी। क्योंकि ये क्या है, साइटो मीन्स सेल, तो सेल की टैक्सोनॉमी को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेल के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो साइटोटैक्सोनॉमी है उसमें कुछ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस देखी जाती हैं, जिसमें कि देखा जाता है क्रोमोसोम नंबर्स को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, एंड जो सेल डिवीजन है उसमें जो क्रोमोसोम है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। उसके बाद की जाती है कीमोटैक्सोनॉमी भी, साथ साथ में आजकल यूज हो रही है, ये जो टैक्सोनॉमिस्ट है ना वो इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये कीमोटैक्सोनॉमी है, कीमो मीन्स केमिकल एंड टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना। तो इनकी केमिकल्स के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, कि जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के वो क्या क्या हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, कौन से केमिकल प्रेजेंट नहीं है, इनके बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई या फिर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो इंट्रोडक्शन था उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम को देख रहे थे, जिसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम देखे हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इनको जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया था किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेस पे, ठीक है। उसके बाद आया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया था, एक्सटर्नल फीचर यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लस इंटरनल फीचर्स को। उसके बाद आया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखा गया था कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें कुछ कैरेक्टर्स को मैच करके। उसके बाद हमने देखी थी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि कंप्यूटर पे की जाती है, कि इसमें बहुत से जो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं दोनों प्लांट्स के उनको आपस में मैच करवाया जाता है, ठीक है। देन साइटोटैक्सोनॉमी की जो सेल है उसकी जो बिहेवियर है, इसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है। एंड लास्ट में देखा कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें केमिकल्स के अकॉर्डिंग कि प्लांट्स में कौन सा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है, उनको देख के उनको मैचिंग की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब जो एल्गी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।